हाँ, तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता थी, तो वो मतलब 100 साल उम्र की थी और उनकी व्हील पावर इतनी बड़ी थी कि जब मैं 28 तारीख को शाम को मैं अहमदाबाद उनको मिलने के लिए गया था। सुबह सुबह वो एडमिट हुई थी। जानकारी मिलने के बाद माता जी को देखने के लिए मिलने के लिए मैं गया था रात को 8 बजे। और वहाँ पर पंकज नाम के उनके जो लड़के हैं जो छोटे, उनके साथ मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि भाई तबीयत तो ठीक हो रही है लेकिन उम्र तो काफ़ी थी और माता जी का खाना पीना सब कुछ ठीक रहता था, ऐसा भी उन्होंने बताया। तो नरेंद्र मोदी जी जो उनके 4 भाई है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की विल पावर जो उनके पास आई, उसका कारण ये था कि माता जी की जो शक्ति थी, माता जी का जो आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को पहले से मिला। और इसीलिए मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री पद हो या देश के प्रधानमंत्री पद पर हो, उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो इमेज है, ये इमेज पूरे दुनिया भर में, पूरे भारत देश में इतना एक्टिव बनाया है कि उसके पीछे माता जी का आशीर्वाद था। तो इसीलिए आज मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ और माता जी जाने के बाद क्या दुख होता है ये मैंने भी देखा है। मेरी भी माता जी गई थी तब हमें बहुत बड़ा दुख हुआ था। माता तो अपने बच्चों को संभालती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद देती है, बहुत बड़ा कष्ट सहन करती है। और उसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने भी बहुत बड़ा कष्ट उठाया था। अपने बच्चे को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो उनको जो 4 बच्चे उनको है, तो उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला था। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी का देहांत हुआ है। मैं उनको भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उन्होंने, उनका योगदान नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मैं मेरी भावना व्यक्त करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदींच्या आईचं निधन झाल्याची बातमी आजच सकाळी मिळाली। एक तर त्या अचानक त्या थोड्याशा आजारी पडल्या आणि 28 तारखेला सकाळीच त्यांना अहमदाबादमध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी त्यांना ॲडमिट करण्यात आलं होतं। त्या गांधीनगरमध्ये त्यांचा छोटा मुलगा जो पंकज आहे त्यांच्यासोबत त्या राहत होत्या आणि मला ज्यावेळेला कळलं की माताजी नरेंद्र मोदी यांची आई ॲडमिट आहे, त्यावेळेला मी अहमदाबादला तर संध्याकाळी गेलो आणि हॉस्पिटलमध्ये जाऊन माताजींना काय भेटता आलं नाही, त्यांची ट्रीटमेंट चालू होती। पण मला त्या ठिकाणची डीन आहेत त्यांनी सांगितलं की तब्येत इम्प्रूव्ह होते आहे। पंकज नावाचा जो त्यांचा लहान मुलगा आहे ज्यांच्याकडे त्या राहत होत्या का गांधीनगरमध्ये, ते पंकज येऊन मला भेटले आणि त्यांनी सुद्धा सगळी स्टोरी आईची सांगितली। तर त्या आई अत्यंत पॉवरफुल होत्या, शक्तिमान अशा पद्धतीच्या होत्या। त्यांची व्हील पॉवर 100 वर्ष झालेली असली तरी त्यांचं जेवण, नाश्ता, चहा घेताना त्याच्यासोबत नाश्ता अशा पद्धतीनं त्यांचा जीवनक्रम होता। पण अचानक त्या आजारी पडल्या आणि 1-2 दिवसामध्येच त्यांचं निधन झालेलं आहे। माननीय नरेंद्र मोदींच्या दुःखामध्ये आम्ही सर्वजण सामील आहोत आणि नरेंद्र मोदीजींना जी व्हील पॉवर मिळाली त्याचं कारण हे आहे की त्यांच्या आई अत्यंत स्ट्रॉंग होत्या, त्या अत्यंत मजबूत होत्या आणि आई गेल्यानंतर काय दुःख असतं याची कल्पना मलाही आहे। त्यामुळं आज माननीय नरेंद्र मोदीजींना जे दुःख झालेलं आहे त्या दुःखामध्ये आम्ही सामील आहोत आणि माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या माताजींना मी भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो आणि त्यांचं स्मरण आम्हा सगळ्यांना कायमचं राहील आणि त्यांचं अधुरं स्वप्न जे आहे ते साकार करण्यासाठी नरेंद्र मोदीजी मैदानात उतरलेलेच आहेत, ते प्रयत्न करतायत आणि त्यांचा ठसा जो आहे तो जगभरामध्ये आपल्या देशामध्ये जो उमटलेला आहे त्याच्या पाठीमागे त्यांच्या माताजीचा आशीर्वाद होता आणि त्यामुळे त्यांना एवढं मोठ्या शिखरापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली।
कर्नाटक के एक मंत्री ने बयान दिया है कि भाई मुंबई को केंद्र शासित करना चाहिए। तो ये बात बहुत सालों से चलती रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र के मूवमेंट में 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और संयुक्त महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। तो मुझे लगता है कि उसकी कैपिटल मुंबई रही है। ये बात सही है कि मुंबई शहर ने सब लोगों को अपनाया है, कन्नड़ भाषी को, तमिल भाषी को, तेलुगु भाषी को, मलयालम भाषी को, गुजराती भाषी को, हिंदी भाषी को या बंगाली भाषी को, सभी राज्यों के लाखों की संख्या में लोग मुंबई शहर में रहते हैं। तो इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है, अभिमान है, क्योंकि मुंबई सबको अपनाती है। लेकिन मुंबई को केंद्र शासित बनाने की मांग का हम धिक्कार करते हैं, हम विरोध करते हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई मुंबई को केंद्र शासित करो, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि भाई बेंगलोर को केंद्र शासित करो। बेंगलोर में भी कन्नड़ भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। वहां भी मतलब राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कई देशों के लोग, कई राज्यों के लोग वहां भी रहते हैं। तो इसीलिए हम बेंगलोर को केंद्र शासित बनाओ ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो मतलब हमारी छेड़ निकालने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। और महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमा प्रश्न के संबंध में हमारा कहना यह है कि मराठी बोलने वाले गांव जो है, ये गांव महाराष्ट्र में आना चाहिए, कन्नड़ बोलने वाले गांव कर्नाटक में रहना चाहिए। हम कोई कर्नाटक पर अन्याय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मराठी भाषिकों पर जो अन्याय हो रहा है, भाषा तो मराठी है और भाषावार प्रांत रचना जब हुई तब पूरा मराठी बोलने वाले गांव महाराष्ट्र में आना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश वो गांव कर्नाटक में चले गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में विषय है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बाजू रखने का काम माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार कर रही है और वहां जरूर हमको न्याय मिलेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक में, यही हमारी भूमिका है। और इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के 1 इंच भी जमीन कर्नाटक को में मिलेगी नहीं। और उन्होंने जो मराठी भाषिकों के एरिया पर जो कब्जा किया है, बेलगांव है, कारवार है, भालकी है, बसव कल्याण है, बिदर है, ऐसे कई जिले हैं कि वहाँ मराठी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो उनको महाराष्ट्र में ही डालना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जरूर हमें न्याय देगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार महाराष्ट्र की रक्षा करने के लिए मजबूत है। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, संजय राउत ने हमें सिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अजित पवार जी ने हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी भाषिकों को न्याय मिलना ही चाहिए, यही भूमिका हमारी सरकार की है। महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा सीमा प्रश्न जो आहे तो सध्या गाजतो आहे आणि महाराष्ट्राचं सरकार जे आहे ते महाराष्ट्राचं सरकार महाराष्ट्रातल्या तमाम गावांचं संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे। आमच्या राज्यामधली 1 इंच सुद्धा जमीन कर्नाटकमध्ये जाणार नाही अशी आमची भूमिका आहे। आणि कर्नाटक मध्ये असणारी जी मराठी भाषिक गाव आहे त्या गावांना महाराष्ट्रामध्ये टाकलं पाहिजे म्हणून सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका आहे आणि सुप्रीम कोर्टाला आमची बाजू आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहोत। मराठी बोलणारे महाराष्ट्रामध्ये आणि कन्नड बोलणारे कर्नाटकमध्ये भाषावार प्रांत रचना ज्यावेळेला झाली त्यावेळेला या गावांवर अन्याय झालेला आहे आणि म्हणून आमची मागणी आहे की मराठी गावं जी आहेत ती महाराष्ट्रामध्ये आली पाहिजेत आणि त्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये बाजू मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या सरकारच्या वतीने आहे, प्रयत्न सुरू आहे आणि कोर्टाचा जो निकाल लागेल तो सगळ्यांनी मान्य करणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्यामुळे मुंबईला केंद्रशासित करा अशा पद्धतीची खोडसाळ मागणी जी आहे ही कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी करू नये। जर मुंबईला तुम्ही केंद्रशासित करा असं म्हणत असाल तर आम्ही काही बेंगलोरला केंद्रशासित करा असं म्हणायचं का? बेंगलोरमध्ये सुद्धा मराठी भाषिक राहत आहेत, बेंगलोरमध्ये सुद्धा राजस्थानचे, गुजरातचे, बेंगॉलचे अनेक राज्यामधले लोक त्या ठिकाणी राहतात
आपले तामिळनाडूचे लोक मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत, आंध्रा तेलंगणाचे लोक त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. त्यामुळं मला असं वाटतं की मुंबईला केंद्रशासित करण्याची मागणी खोडसाळ आहे, अत्यंत चुकीची आहे आणि अशा पद्धतीची मागणी करून पुन्हा वाद पेटवण्याचा प्रयत्न करू नये असं आमचं या संबंधातलं मत आहे आणि मुंबईला आम्ही कधीच केंद्रशासित होऊ देणार नाही. हाँ, शाहरुख खान की जो पठान नाम की फिल्म है, इस फिल्म में मतलब जो भगवा कलर है, ये भगवा कलर शांति का प्रतीक है. ये भगवा कलर जिस तरह हिंदू लोगों को भी मतलब हिंदू लोग भी पसंद करते हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म के लोग भी माननीय तथागत गौतम बुद्ध के टाइम से उनके चिवर का जो रंग होता है, ये चिवर का रंग भगवा रहा है और ये दोनों का अपमान करने का काम मतलब बेशरंग रंग इसी तरह का वर्ड यूज करने का काम किया था. इसीलिए इसका काफी विरोध भी हुआ था. लेकिन अभी सेंसर बोर्ड ने बोला है कि भाई वो गाना जो है तो कट करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि वो गाने से बेशरम शब्द निकालना चाहिए और निकालने का आदेश मतलब सेंसर बोर्ड ने दिया है. तो वो गाना या उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया जाए. उसके बाद फिल्म चलने में हमारी कोई दिक्कत नहीं है. फिल्म चलनी चाहिए, लेकिन इसी तरह का किसी का अपमान करने की भूमिका फिल्म में नहीं होनी चाहिए. हाँ, जो आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हेमंता बिश्व शर्मा जी, इन्होंने कांग्रेस के बारे में जो बयान दिया है, ये बयान सही है कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वो रबर स्टैम्प जैसे है और पूरा सत्ता का कंट्रोल जो है, पार्टी का कंट्रोल जो है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके बयान में बहुत बड़ा दम है. उनका बयान सही है और गांधी फैमिली ही कांग्रेस पार्टी को आज तक चला रही है. लेकिन राहुल गांधी जी ने रिजाइन देने का नाटक किया. अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं. क्या इतने सालों में उन्होंने भारत को जोड़ा नहीं? क्या भारत को तोड़ने की कोशिश किसने की है? जाति व्यवस्था किसने बढ़ाई है? तो जो भी देश की स्थिति रही है उसमें कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है. लेकिन अभी जिस हेमंता बिश्व शर्मा जी ने बताया, ये तो सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब कर्नाटक के लीडर थे तब उनको मुख्यमंत्री बनाने का बहुत बार मौका आया, 2-3 बार मौका आया, लेकिन कभी उनको इतने सीनियर लीडर के नाते उनको कभी मुख्यमंत्री बनाया नहीं. लेकिन अभी दलित चेहरा दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है और मल्लिकार्जुन खड़गे रबर स्टैंप है. ये जो हेमंता बिश्व शर्मा जी ने बोला है, ये सही है. सर, अभी ये लास्ट खबर है. एक मिनट. हाँ, योगी जी का जो गवर्नमेंट, माननीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो ओबीसी को न्याय दिलाना चाहते हैं. ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में होना चाहिए, यही उनकी भूमिका है. इसीलिए मतलब योगी सरकार कोर्ट में गई है और कोर्ट में जरूर उनको न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है. ओबीसी को लोकल बॉडीज में आरक्षण मिलना ही चाहिए. महाराष्ट्र हो या यूपी हो या हर राज्य में उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए 27%. ऐसी हमारी पार्टी की भी भूमिका है और योगी जी के निर्णय का हम स्वागत करते हैं.